हेलो एस्पिरेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। जनरल स्टडीज़ की यानी सामान्य अध्ययन की 2 सीरीज कंप्लीट हो गई, 2 एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो गई हैं और यह हमारी तीसरी एमसीक्यू सीरीज है। हम सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज़ का रिवीजन करा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है, जिसमें हमारी 2 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं और यह हम तीसरी सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम सभी सब्जेक्ट शामिल कर रहे हैं और साथ में ही करंट अफेयर भी इसमें शामिल है। अगर आप इसको लगा रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं और अधिकांश रिवाइज हो रहे हैं, कई बार पूछे जाते हैं वो एग्ज़ाम में, और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना, जिस तरह से पैटर्न अभी आयोग चेंज कर रहा है उस अकॉर्डिंग हमने ये सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आप ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन ही हम शामिल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन भी साथ में कराते चल रहे हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाली है, यानी बहुत हेल्प होने वाली है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ में आपकी पूरे सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी थर्ड टेस्ट सीरीज पे और करते हैं स्टार्ट अपनी आज की क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। अगेन पढ़ेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा और ऑप्शन डी होगा ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप प्रतियोगी छात्र हो और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो और या फिर आरओ और यूपीएससी, ठीक है, सभी के लिए क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। एक मिनट, हम पेन चेंज करेंगे क्योंकि इसमें रेड पहले से ही है तो देखेगा नहीं, हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा होगा? क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, समाप्त होने के बाद संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942। ठीक है, क्योंकि ये पीसीएस का है, पीसीएस डेट जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो डेट भी आपको याद रखना चाहिए। 1942 द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1940 द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद संविधान के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा यह है, सेकंड क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको नहीं अंडरलाइन कर लेना, सिली मिस्टेक से बचना है। तो इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पेंथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए.बी. अलेक्जेंडर। अगेन पढ़ लेंगे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन था, उसमें कौन है जो इनमें के मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वुड। आंसर हो जाएगा विलियम वुड, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा एक बार बैक में जाएंगे, इसका आंसर इधर लिख दे रहे हैं, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सेकंड का क्या है? विलियम वुड। ठीक है, सेकंड का क्या है? विलियम वुड। ठीक है, पेंथिक लॉरेंस, पहले हम आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था कैबिनेट मिशन? यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, कैबिनेट मिशन कब पहुंचा था भारत पे? 1946 में। ठीक है, डेट जरूरी इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, 1946 में भारत पहुंचा था। इस मिशन के सदस्य क्या थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। यह पहले ही बताया गया कि जैसे इसका नाम ही उनके अकॉर्डिंग बने, क्रिप्स, वो तो क्रिप्स मिशन लगता है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जैसे इसमें दिया ये है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे ये थे। ठीक है, और पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत सचिव थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत सचिव थे। और ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना के मंत्री थे। ठीक है, ये सब क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को रिकमेंड किया, इन्होंने सुझाया कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? विलियम वुड। आंसर हो गया ए, ऑप्शन हो गया राइट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
थर्ड है अपने सामने ये, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, आपको बताना है। नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, ह्यूमन एरर होता है ना, उससे बचेंगे, क्योंकि अधिकांश बच्चे देखते नहीं है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया विलियम वुड। ठीक है, कौन से थे? विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ बार बार कहीं मैं स्किप न कर दूं इसलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कथन है वह वयस्क, ठीक है ये वयस्क लिख गया, वयस्क, ठीक है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, क्या थी? वह वयस्क मताधार, ये यहाँ पे काटेंगे, गलत लिखा है। ठीक है, टाइपिंग से हो गया कई बार। वह वयस्क पूरा बा है। ठीक है, वयस्क, ठीक है, पूरा बा है। ठीक है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये है। सेकंड है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये है। ठीक है, वह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, और 4 है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। एक बार अगेन पढ़ेंगे, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। थर्ड है वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। कौन होगा इसमें? कौन सत्य नहीं है, ये बताया गया। क्या है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ठीक है, एक मिनट, इसमें नहीं कहे तो ये गलत हो जाएगा। ओहो, ठीक है, ये हो जाएगा। और यह वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, क्योंकि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 1 और 2। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1 और 2, क्योंकि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। आपको याद रखना चाहिए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था। इसमें बताया वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ठीक है, और उसका निर्वाचन संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ठीक है, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार का प्रदान किया गया था। ठीक है, पहले मत देने का अधिकार कैसे था कि जिसने टैक्स या संपत्ति जिस पे जैसा है और उसकी एजुकेशन क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या है मताधिकार प्रदान किया जाता है, वो मत दे सकता था। तो सभी को मताधिकार यानी मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और यह बताया यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। ठीक है, क्योंकि इसलिए ये गलत हो गया, इसमें लिखा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, अभी बताया। ठीक है, यह क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, और बता दें संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये पूछी जाई थी, अधिकांश पूछा गया है। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे तब? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, कौन से थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे ये। ठीक है, टेम्परेरी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, ये डेट कंपलसरी है बताना, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। कब? 11 दिसंबर 1946। कौन बने स्थायी अध्यक्ष? फिर किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किन्हें बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, 1 मिनट, ये पता नहीं आज क्या दिक्कत कर रहा है। स्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, बनाया गया था। निर्विरोध ये चुने गए थे, याद रखना है, निर्विरोध ये चुने गए थे, ठीक है। कब ये? 11 दिसंबर 1946 को। ये बताना जरूरी था, कुछ डेट इंपॉर्टेंट होती इसलिए थे। प्रथम बैठक के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यह क्या है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी और यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है। और यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है, ठीक है। अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया किसने? संविधान सभा ने, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें ये पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये 2 सत्य नहीं थे कथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 4th है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी होगा डॉक्टर CD देशमुख के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो क्या हो गया? क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बार पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू के द्वारा, ठीक है, PT नेहरू के द्वारा। अच्छा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947, ठीक है। 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था इस टाइम पे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव ज्यादा नहीं लिखेंगे, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अच्छा ही बताया, पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा, ठीक है, पारित किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया? प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 13 दिसंबर 1946, ठीक है। किसके द्वारा पेश किया गया था? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। किसमें? PT जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू द्वारा, ठीक है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में PT जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना, ठीक है। जो हमारी प्रेम्बल है, आगे चल के इसी के उद्देश्य का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी का रूप है ये, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, ठीक है। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना, ठीक है। जो हमारी प्रियम्बल है वो क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। मोटा मोटी जो चीजें बताना वो बता ही दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने रहा है सिंधु सभ्यता। देखो अब पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम एंटर कर रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ठीक है। ऑप्शन बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ठीक है। ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। क्या होगा इसका आंसर? एक बार और सुनिए। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य होगा? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। आंसर होगा डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आयरन का उन्हें ज्ञान नहीं था। आयरन धातु है, मेटल, इनका उन्हें ज्ञान नहीं था, ठीक है। क्या है? जो सिंधु सभ्यता थी ना, सिंधु सिविलाइजेशन था, यह कांस्य युगीन ब्रॉन्ज युगीन सभ्यता थी, ठीक। कांस्य युगीन सभ्यता थी,
तथा यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी लोहे से वो परिचित नहीं थे उस समय। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा? ये आरओ में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे मेंशन कर लिया है, कई बार आया है। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन ए माया, एजटेक, मुइस्का, इंका। कई लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। ऑप्शन बी है माया, मुइस्का, इंका, एजटेक। ऑप्शन सी एजटेक, मुइस्का, माया, इंका। ऑप्शन डी एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी। ये क्या है? सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं। ठीक है, ये सभ्यताएं हैं। पहला है एजटेक है। अगर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताए, पहले उत्तर से चलेंगे तो एजटेक होगा, फिर माया होगा, फिर मुइस्का होगा, फिर इंका होगा। ठीक है, ये क्या है? सभ्यताएं। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसोअमेरिका कहते हैं मैक्सिको के आसपास का क्षेत्र, मेसोअमेरिका के उत्तरी भाग पर। और एजटेक सभ्यता मध्य मैक्सिको में, और माया सभ्यता दक्षिणी भाग पर। ठीक है, किसके? मध्य मैक्सिको के दक्षिणी भाग पर। मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और इंका सभ्यता दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर ये विकसित हुई थी। ठीक है, ये पाई गई थी, यानी विकसित हुई थी। मोस्टली क्या? अमेरिका में ही ये सभ्यताएं, जितनी सिविलाइजेशन है अमेरिका में ही पाई गई हैं। ठीक है, कौन सी है? एजटेक की भी सिविलाइजेशन है, माया भी है, जैसे कि हमारे यहाँ हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ये सारी है ना सभ्यताएं। तो ऐसे वहां पे भी हैं। एजटेक है, माया है, मुइस्का है, इंका, उनके नाम है। क्योंकि हमें इसलिए अलग लग रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका की सभ्यता है। ठीक है, एजटेक है, माया है, मुइस्का है, इंका है। क्या हो गया? एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और ठीक है, मैंने बता दिया क्योंकि क्वेश्चन कई बार आर में रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना ऑप्शन ए में अथर्ववेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। और ये एक साइड दिया गया है ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित संगीत। आपको सुमेलित करना, उसके बाद आपको आंसर इसमें निकालना है। आइए कर लेते हैं सुमेलित। अथर्ववेद में क्या है? औषधियों से संबंधित। ठीक है, अथर्ववेद क्या है? औषधियों से संबंधित है, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना और औषधियों का निर्माण ही सब बताया गया अथर्ववेद में। ठीक है, इसलिए अथर्ववेद को वेदत्रयी है ना, उससे अलग भी रखा गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा। ठीक है, प्रार्थनाएं, ईश्वर की प्रार्थनाएं, किस तरह से ईश्वर की प्रार्थनाएं की जाए वो। ठीक है, स्रोत है। ठीक है, और इसमें 1028 सूक्त या ऋचाएं हैं। ठीक है, 1028 सूक्त या ऋचाएं हैं किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, यहाँ पे इसको मैच कर लेंगे। यजुर्वेद में है बलिदान विधि यानी कर्मकांड, यानी जैसे या से याद कर लीजिए, यज्ञ वगैरह होना, हवन विधि वगैरह, कर्मकांड किस तरह सब किया जाता है ये बताया गया। और सामवेद ऑब्वियस संगीत से है। ठीक है, संगीत से। तो अब मैच कर लेते हैं। ए का क्या हो गया? ए का हो गया 3। ठीक है, ओके। बी का क्या हो गया? फर्स्ट। और सी का 2 हो गया, और डी का 4 हो गया। क्या हो गया? 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए निकल के आ गया 3 1 2 4। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बताए वेदत्रयी किसे बोलते हैं? अगर इसी में ही बता दें कि वेदत्रयी या वेदत्रयी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वेदत्रयी। वेदत्रयी किन ग्रंथों को बोलते हैं? वेदत्रयी में मोस्टली 3 ग्रंथों को शामिल किया गया है। इसमें ऋग्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, और सामवेद है। ठीक है, ये है वेदत्रयी, इन्हें वेदत्रयी बोलते हैं, सामवेद है। लेकिन अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना और औषधियों के निर्माण के बारे में है, तो ये इनमें शामिल नहीं किया गया। वेदत्रयी में केवल 3 ही ग्रंथों को शामिल किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों को शामिल किया गया है। 1 मिनट। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों को शामिल किया गया है। और आपको बता दें कि ऋग्वेद में है क्या है? स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। इसमें 1028 यानी ऋग्वेद में यहाँ पे लिख देते हैं ऋचाओं के बारे में बताया गया। ऋचाएं हैं या सूक्ति। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ दोहे होते हैं, यहाँ आपने देखा हो रामायण में कितने दोहे हैं, इस तरह कितनी चौपाई हैं। इस तरह इसमें क्या है? 1028 सूक्ति या ऋचाएं हैं। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में।
ठीक है, ऋग्वेद में है 1028 सूक्त या ऋचाएं हैं। अब आप समझ गए अपना, वेद तरीके नहीं बोलेंगे, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अथर्ववेद आए इसको तुरंत ही काट दीजिएगा, इसमें शामिल नहीं वेद त्रय में। ठीक है, तो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित जादू टोना इसका सबका ज्ञान दिया गया। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, स्रोत और प्रार्थनाएं शामिल हैं, जिसमें 1028 सूक्त है। ठीक है, यजुर्वेद में है बलिदान विधि है, कर्मकांड विधि, यज्ञ हवन विधि है, और सामवेद में संगीत वगैरह इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं, फिर बहुत लंबी क्लास हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको इसमें भी बताना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे सबसे पहले। ऑप्शन ए ऋग्वेद ऐतरेय है, ऑप्शन बी सामवेद जैमिनी है, ऑप्शन सी अथर्ववेद गौपथ है, ऑप्शन डी यजुर्वेद कौशितकी है। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या हो गया? ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन होते हैं? जो देख ब्राह्मण के ग्रंथ होते हैं, ये क्या होते हैं? वेदों के बाद। ठीक है, वेदों के बाद लिखे गए ग्रंथ है। ठीक है, ये सब अथर्ववेद, ये सब वेद हैं, ग्रंथ है, ये के वेदों के बाद इनके लिखे गए ग्रंथ हैं, इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी अनेक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ग्रंथ है, सामवेद का जैमिनी है। ठीक है, अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण है। ठीक है, और सामवेद का जैमिनी ब्राह्मण में ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ ही बोलते हैं इनको, एक कुंजी तरह से बोलते हैं। कुंजी जैसे कि हम देखा होगा, पहले हम कोई बुक्स लेते थे, पहले उसकी कुंजी आती थी ना कुंजी, इस तरह ये ऋग्वेद की कुंजी है। ठीक है, ऋग्वेद की क्या है? कुंजी है। ऋग्वेद क्या है? वेद है। ये सब वेद कितने? 4 वेद होते हैं, आपको बता ही दिया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, और इन वेदों की कुंजी कौन सी है? ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद की, ये बिल्कुल सही। सामवेद का कौन सा? जैमिनी ब्राह्मण है, ये भी सही। अथर्ववेद का गौपथ ब्राह्मण, ये भी सही। यजुर्वेद का कौशितकी नहीं है। ठीक है, यजुर्वेद का कौशितकी ब्राह्मण नहीं है। कौन सा है? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, यजुर्वेद का कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है, ये इसका ग्रंथ है। ठीक है, तो इसलिए आंसर यही गलत हो गया हमारा। ठीक है, यही हमारा आंसर सही हो गया कि यही गलत इसमें बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही में गलत बताया है। ब्राह्मण जो ग्रंथ होते अनेक ग्रंथ है। ठीक है, 1 मिनट बताएं कि यहाँ पे हम जो बताए ना, ये अथर्ववेद वेद है, ऋग्वेद भी वेद है, यजुर्वेद वेद है, सामवेद, ये सभी वेद हैं। ठीक है, ये हम बता रहे थे आपको ग्रंथ है। ठीक है, ये ग्रंथ ही मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बता रहे थे हम आपको? हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ अनेक। ठीक है, अनेक है। ठीक है, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है, यहाँ पे क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण होगा। शतपथ ब्राह्मण ठीक है, ये होगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण होगा। ठीक है, और ये जो कौशिकी बताया, ये किसका है? ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में और भी ग्रंथ है, कौन से हैं? ये ऐतरेय है, कौशिकी है, और भी ग्रंथ है। ठीक है, ये जब कौशिकी ब्राह्मण, ये सब ये क्या है? ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद का कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने रहा यह है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है यानी रिफ्लेक्ट करता है? कौन होगा जो सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा यानी परावर्तित करेगा? ऑप्शन है रेत का रेगिस्तान, बी धान की खेती की भूमि, ऑप्शन सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि, या डी प्रेरी भूमि। प्रेरी ग्रासलैंड जो होते हैं ना, वो भूमि। तो बताइए कौन सबसे ज्यादा, ठीक, उनमें क्या कौन सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है? ठीक है, कौन सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करेगा? बताइए कौन सा करेगा? ताजा बर्फ से ढकी भूमि करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अभी बताएंगे। ताजा बर्फ से जो ढकी भूमि, इसका एल्बिडो कितना होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले तो ये याद रखिए आपको। ठीक है, ताजा बर्फ से जो ढकी भूमि है, जो फ्रेश इसी को कवर्ड होगा, जो उसमें 80 से 85% होगा रिफ्लेक्ट करने की पावर, 80 से 85%। ठीक है, ये होगा। ठीक है, 80 से 85% होगा। और उसके बाद होगा रेत का जो रेगिस्तान होगा, रेत का रेगिस्तान, इसका एल्बिडो कितना होगा? 30 से 40%। ठीक है, 30 से 40%। ठीक है, 1 मिनट हम स्किप किया है क्या? करा दिए? ठीक, ओके।
30 से 40% हो गया, ठीक है। और प्रेरी भूमि का होगा 20 से 25%, ठीक है, 20 से 25% एल्बिडो। और धान के खेत का सबसे कम होगा, मोस्टली कितना होगा ये, 10 से 20% होगा, ठीक है, 10 to 20% ये होगा, ठीक है। तो क्या होगा, परावर्त करने की सबसे ज्यादा शक्ति किसमें, ताजे बर्फ में होगी 80 से 85%। उसके बाद आएगा रेत का रेगिस्तान 30 से 40%। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है, पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और प्रेरी भूमि 20 से 25% और धान की खेती 10 से 20% होगा ये, ठीक है, ठीक है। सतहों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को एल्बिडो कहा जाता है, ठीक है। लैटिन भाषा में एल्बिडो का अर्थ होता है सफेदी, यानी व्हाइटनेस। इसके यह पता चलता है कि कोई सतह कितनी सफेद या उज्ज्वल, व्हाइट या ब्राइट है, ठीक है। बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है। बर्फ का जो एल्बिडो होता है सबसे उच्च होता है, यानी सबसे हाई होता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट बर्फ ही करेगी किसको, सूर्य की रोशनी को। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने रहा है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, विसरण में फैलना, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। ये पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। क्या होगा आंसर, क्या होगा, धूल का डस्ट पार्टिकल हो गए ना, वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, डस्ट पार्टिकल। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण है, ये आपको पता होगा, ठीक है। जब यह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो इसके मार्ग में यानी रास्ते में आने वाले हवा के अणुओं यानी कण तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। उनके द्वारा ये क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसलिए विसरण हो जाता है इसका, यानी प्रकाश फैल जाता है वायुमंडल में। तो इसका कारण क्या है, डस्ट पार्टिकल मोस्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। डस्ट पार्टिकल होते हैं, हवा के अणु होते हैं और अन्य मेटल यानी पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है। इनसे कारण क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने रहा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, ऑप्शन ए आयाम से, बी तरंग दैर्ध्य से यानी वेवलेंथ से, ऑप्शन सी तीव्रता से या इंटेंसिटी से, या डी वेग से, ठीक है, वेग स्पीड, ठीक है, या वेग से। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ से, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ इसको निर्धारित करेगी। प्रकाश का रंग निर्धारण कौन करेगा, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। प्रकाश का रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे यानी वेवलेंथ सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है, ठीक है। आवृत्ति क्या इसकी होगी, न्यूनतम होगी। और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, यानी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और आवृत्ति सबसे अधिक होगी, ठीक है, आपको पता है ना, इसलिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने रहा है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, ठीक है। अगेन रिपीट करेंगे, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन है, बी प्रकाश का परावर्तन है, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण है, डी प्रकाश का व्यतिकरण है, ठीक है। पीसीएस के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, साइंस में। बताइए कौन से हैं, कौन सा होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा ये, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन होगा। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते नजर आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। स्टारलाइट क्या होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये ट्विंकलिंग करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है, ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने रहा है। अब आगे हैं हमारे जियोग्राफी से क्वेश्चन, ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, ये UP SSC, UP PCS, ROARO,
बीपीएससी सभी में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, और कई बार रिपीट हुए हैं। अगर आपने घटना चक्र या फिर और भी कोई प्रैक्टिस सेट लगाया हो, आपको पता होना चाहिए, अगर लगाया है तभी पता होगा, ठीक है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, ए सोन, बी शारदा अथवा सरयू, सी गोमती, डी रामगंगा। गंगा नदी की एक ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, ठीक है, कौन सी है? आंसर हो गया सी गोमती, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, आंसर हो गया सी गोमती, गंगा की सहायक नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? गोमत ताल से, ठीक है। गोमती नदी का, इससे पहले गोमत ताल बोलते हैं, जो अभी फुलहर लेक है, फुलहर झील है, इससे गोमत ताल पहले बोलते हैं, ठीक है, गोमत ताल। और क्या बोलते हैं इसे? फुलहर, फुलहर लेक यानी फुलहर झील, ठीक है। एक मिनट रेजर लेंगे। फुलहर झील यानी फुलहर लेक, ठीक है। ये गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल, फुलहर झील, जिला कौन सा होगा? पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। कहाँ पे? पीलीभीत जिला के गोमत ताल फुलहर झील से इसका उद्गम है। ये कहाँ पे है? पीलीभीत जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो गोमती कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है, और ये मैदानी भाग से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। मैदानी भाग में इसका उद्गम है। तो ये गंगा की एकमात्र ही सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है, यानी प्लेन रीजन में होता है। तो वो कौन सी होगी? गोमती नदी, ठीक है, गोमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने रहा है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ये पीसीएस में अभी जस्ट क्वेश्चन आया था सुमेलित करने के लिए, और आप देख लीजिए अभी 3-4 सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा ये पूछा जाता है। इन्हें क्या मतलब ही क्या प्यार हो गया है पीसीएस को क्वेश्चन से, हमेशा इससे पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा ही पूछ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीट होता रहता है। तो निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ए विष्णुप्रयाग में, बी कर्णप्रयाग में, सी रुद्रप्रयाग में, डी देवप्रयाग में। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में इसका अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, देवप्रयाग में, ठीक है। ये बताएं अलकनंदा और धौलीगंगा, जहां अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है वहां होता है विष्णुप्रयाग, ठीक है। और भी क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आएगा इसलिए बता दे रहे हैं हम आपको। अलकनंदा, अलकनंदा और धौलीगंगा, ठीक है, धौलीगंगा जहां मिलती है वहां पे कौन सा होगा? विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक। कुछ ट्रिक लगा के याद कर लीजिए तो जल्दी याद हो जाता है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में होता है, जैसे इसमें पूछा गया है। अलकनंदा और भागीरथी क्या हो, कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी, अगर अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती है, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, ठीक है, मंदाकिनी का संगम होता है, वहां पे कौन सी है? वहां से कौन सा प्रयोग है? प्रयाग है, रुद्रप्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग है। और अलकनंदा और पिंडार नदी जहां मिलती है, अलकनंदा और पिंडार, ठीक है, अलकनंदा और पिंडार नदी जहां पे मिलेगी, जहां इनका संगम होगा, वहां होगा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। और भागीरथी और भिलांगना जहां मिलेगी, भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे, ठीक है, भिलांगना, ठीक है, भागीरथी भिलांगना नदी संगम पे कौन से? टेहरी, ये पूछा गया था, ठीक है, कौन सा भागीरथी भिलांगना नदी संगम पे कौन सा बांध बना है? टेहरी गढ़वाल, ठीक है, जहाँ पे टेहरी बांध है, टेहरी बांध है, ठीक है। तो आपको याद पहले रखना है कि अलकनंदा प्लस जब भागीरथी मिलती हैं वहां देवप्रयाग है, अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलती है वहां विष्णुप्रयाग। याद रखना कि विष्णु के पैर धुल दिए तो उसको हो गए वैष्णुप्रयाग। अलकनंदा सभी में होंगी, ठीक है, अलकनंदा सभी में हो गई। आप ट्रिक याद रखना कि विष्णु के पैर धुल दिए तो वहां पे क्या हो गया? विष्णुप्रयाग, यानी अलकनंदा और धुलने से। थोड़ा ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा, ऐसे भूल जाते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी है तो रुद्रप्रयाग है, ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी तो रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार है तो कर्णप्रयाग, और भागीरथी भिलांगना नदी पर कौन से है? टेहरी बांध है, ये पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। और अलकनंदा तो भागीरथी है वहां देवप्रयाग, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूरा बताना जरूरी था, क्योंकि एक जगह ये चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। आप लोगों को क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, हमेशा एक आपका कई बार पॉइंट से जब रुकता है तो इंसान को पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंस है एक पॉइंट की भी, ठीक है, एक नंबर की भी।
ठीक है, तो आपका कहीं नंबर ना छूट जाए इसलिए क्वेश्चन पूरा हमने बता दिया। तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। अच्छा बच्चे, ये बताते चले कि हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, हमारा 3rd MCQ सीरीज है, लेकिन ना तो आप अभी सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं और ना तो आप इसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, तो और अच्छे से अच्छा हम कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड होंगे। दूसरा है कि अपने पास कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं जिससे हम सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और हम बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली से लेके सब्सक्राइबर बढ़ाएं। आप ही लोग ही बढ़ाएंगे जिस मेरी मेहनत बढ़ाएगी। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बट अब ये आप पे डिपेंड है, आपसे कैसे ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। आपको बता रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। ए गोमती, बी घाघरा, सी कोसी, डी सोन। कौन सी नहीं मिलती है, गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है, सोन। ठीक है, कौन सी, सोन। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मिनट, ठीक है, डी हो गया इसका राइट आंसर, सोन। पहले बता दें सोन का उद्गम कहां से होता है, सोन नदी का। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक के पठार से होता है, अमरकंटक प्लेटू। ठीक है, उद्गम क्षेत्र कहां है सोन का, अमरकंटक के पठार से। गंगा के दक्षिणी तट यानी दाहिने तट की सहायक नदी है यह। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी तट यानी दाहिने तट की सहायक नदी है। कौन से, दाहिने तट की सहायक नदी, बाएं तट की नहीं है। कहां, यहां पे लिख दें, गंगा की दाहिने तट की सहायक है। ठीक है, दाहिने तट की सहायक नदी। ठीक है, दाहिने तट की सहायक नदी। और ये बता दें यह किस दिशा में प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। याद रखना, यह उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक है, कौन सी, सोन। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। और यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इसका संगम पटना के निकट है, गंगा में मिल जाती है। कौन सी, सोन। ठीक है, तो कौन सी है, सोन नदी बाएं तट की नहीं है, बाकी गोमती, घाघरा, कोसी ये तीनों ही बाएं तट की सहायक नदी है गंगा की, लेकिन सोन है दाहिने तट की सहायक नदी है, और इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से कराएंगे। बेतवा नदी मिलती है। ठीक है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये। बेतवा नदी मिलती है, ए गंगा से, बी यमुना से, इजी क्वेश्चन है तो आराम से कर ले जाएंगे, सी ब्रह्मपुत्र से, और डी सोन से। किससे मिलती है, ठीक है, बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। आंसर हो गया इसका बी, यमुना से। ठीक है, यमुना से मिलती है गंगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बता दें आपको यमुना के बारे में, यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, उस पर एक गांव है कुम्हारा गांव, वहां से निकलती है। ठीक है, अच्छा लिख दें क्या, और यह हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अच्छे लिखते चले, थोड़ा भी जरूरी है बताना। ठीक है, कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला उद्गम है इसका, उद्गम क्षेत्र। ठीक है, ओरिजिन मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, रायसेन जिला के कुम्हरा गांव से, जिला के कौन से गांव से, कुम्हरा गांव से इसका उद्भव होता है, नहीं ओरिजिन होता है। गांव है, ठीक है, कुम्हरा गांव से। ठीक है, एक मिनट, कुम्हारा गांव से। ठीक है, कहां से निकलती है, रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से। ठीक है, ठीक है, ये निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला के कुम्हारा गांव से। ठीक है, और ये बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है, और ये हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है,
आपको बताएं बेतवा नदी है ना, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, एक मिनट, एक सॉरी एक मिनट बच्चे, ठीक है। ये बेतवा नदी के बारे में बता रहे हैं हम, यहाँ पे यमुना का वो लगा दिए, ठीक है। ये तो यमुनोत्री से निकलती, कई बार ये होता है कि बता क्या रहे और टिक कहाँ लगा रहे हैं, ये हो जाता है, ठीक है। तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है, बेतवा नदी मिलती है कहाँ पे, ये हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है, ठीक है। हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है और ये बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, बेतवा नदी, ठीक है। यह बेतवा नदी बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुमारा गांव से ये निकलती है, कौन सी, बेतवा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेतवा, ठीक है, कहीं आप यमुना ना समझे इसलिए हम लिख दे रहे हैं हम बेतवा, ठीक है, बेतवा। बाकी यहाँ पे इरेज कर देते हैं हम, ठीक है, इरेज कर देते हैं ये, ठीक है। अब ठीक है, बेतवा, बेतवा का हो गया, ठीक है। और ये कहाँ पे, हमीरपुर के निकट यमुना मिलती है, बेतवा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, अभी करंट अफेयर से आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने। स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन सा, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी केरल। बताइए, आफ्टर फ्रीडम के बाद कौन सा राज्य जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो आंसर क्या हो गया, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड बना है, ठीक है, उत्तराखंड बना है, बी द राइट आंसर। कौन सा बना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को यानी यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य बना है उत्तराखंड। और ये भी बताते कि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन ये कि गोवा में यूसीसी पुर्तगाली शासनकाल से ही लागू है, ठीक है। पोर्तुगीज जो शासनकाल था तब से ही ये यूसीसी वहां लागू है गोवा में। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करी जाए तो उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, ठीक है। और आपको बता दें कि 27 जनवरी को अब उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। कब, 27 जनवरी को, ठीक है, यहाँ पे लिख दें 27 जनवरी को कहाँ पे, उत्तराखंड में कौन सा दिवस मनाया जाएगा, समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूसीसी यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, यूसीसी दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, यूसीसी डे, ठीक है, 27 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। और आपको ये तो पता ही होगा कि वहाँ के सीएम का नाम क्या है, वहाँ के सीएम कौन से हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, कौन से, पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम है, ठीक है, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो क्या हो गया, गोवा में पहले से लागू है, अब उत्तराखंड में भी हो गया, ठीक है। आंसर बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति पद पर। ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से ही बनाए हैं, ठीक है। टाइम लगता है बनाने में, बहुत मेहनत जाती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके सामने इस तरह से कंटेंट नहीं आता है, इसके लिए बहुत घंटे की मेहनत लगती है, ठीक है। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने रहा है, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, पहले प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, ए युन सुन येओल, बी व्लादिमीर पुतिन, सी जो बाइडेन, डी डोनाल्ड ट्रंप। कौन से होंगे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, आंसर, अच्छा नाम ही कुछ ऐसे हैं, ठीक है, नाम ही कुछ ऐसे हैं। ऑप्शन होगा ए इज राइट आंसर, ठीक है। कौन से हैं, यून सुक येओल, ठीक है, कौन से हैं, यून सुक येओल, ठीक है। ये कौन क्या है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है ये, राष्ट्रपति, ठीक है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ये, कौन से, यून सुक येओल, ठीक है। ये कौन से, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार का आरोप इन पर था, उस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। यून सुक, कौन से हैं, यून सुक येओल, ठीक है, यून, इंग्लिश में भी लिख दें यून सुक, क्योंकि नाम इनका कुछ ऐसा है, सुक येओल, ठीक है, यही है, हाँ ठीक है, यून सुक येओल इनका नाम है ये,
ठीक है, और ये दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में ये पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 सामने रहा, ये है हाल में अत्यधिक चर्चित हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एससीसी किस अंग में उत्पन्न होने वाला कैंसर है। कैंसर भी पता देख रहा, कैंसर एक थायराइड, दो डिसीज जो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रही हैं। ठीक है, कैंसर तो बहुत ज्यादा ही मात्रा में, क्योंकि आप अपने भी जहाँ रहते हो वहाँ पे आसपास एक दो आपको कैंसर पेशेंट मिल जाएंगे, और जो ऐसे कि रहेगा इकोनॉमिक रूप से सक्षम रहेगा वो तो उसका इलाज करा लेता है, नहीं कई लोग तो इसमें ही इनका डेथ हो जाती है। ठीक है, कैंसर पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हाल में अत्यधिक चर्चित, क्योंकि इसका इलाज है कि इससे पहले ही जान लिया जाए, अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो इसका इलाज है, लेकिन अगर ये लास्ट स्टेज में पता चलता है तो फिर इसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक, हाल में अत्यधिक चर्चित हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एससीसी किस अंग में उत्पन्न होने वाला कैंसर है। ए फेफड़ों में, बी यकृत में, सी ब्रेन में, डी अग्नाशय में। किसमें होता है? यकृत में। ठीक है, यकृत में होने वाला, लीवर यानी कि यकृत में उत्पन्न होने वाला कैंसर है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, लीवर। ठीक है, उत्पन्न होने वाला यह कैंसर है। ठीक है, इसका इलाज यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का इलाज ट्रांस आर्टियल कीमो एक थेरेपी होती है, कीमो एम्बोलिजेशन TACE द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस इलाज का इसका पूछा जाता है, इलाज किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक, किसके द्वारा किया जाए? TACE ये होगा, इसका नाम होगा TACE के द्वारा किया जाएगा। कौन सा होगा? ट्रांस आर्टियल कीमो एम्बोलिजेशन। ठीक है, ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलिजेशन द्वारा किया जाएगा इसका इलाज। ठीक है, किसका? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैंसर का इलाज। ठीक है, ट्रांस आर्टेरियल, ये भी लिखता रहे, ट्रांस आर्टेरियल ठीक है, नाम भी कुछ ऐसे हैं, ट्रांस आर्टेरियल कीमोथेरेपी होती है। ठीक है, बहुत नुकसानदायक यानी बहुत पेनफुल थेरेपी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे बिल्कुल नज़दीक से इनकी डेथ हुई है वो कैंसर से। ठीक है, किस तरह से पेन होता है वो तो वही इंसान जान सकता है। एम्बोलिजेशन, ठीक है, TACE। ठीक है, इसके द्वारा इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, अगर ये यकृत में जो कैंसर होगा इसका नाम होगा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, इसके द्वारा इसका इलाज किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने रहा है, हाल में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का पता लगाने के लिए किस सागर के नीचे दूरबीनें तैयार की गई हैं। ठीक है, हाल में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए किस सागर के नीचे दूरबीनें तैयार की गई हैं। ए हिंद महासागर है, बी भूमध्य सागर है, सी जावा सागर है, डी प्रशांत महासागर यानी प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन। बताइए किसमें होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये भी बता दें कि वैज्ञानिकों ने उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन, जिसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर के नीचे दूरबीनें लगाई हैं। कि घोस्ट पार्टिकल का पता लगाने के लिए। ठीक है, इसके आगे उपयोग क्या होगा ये बाद में बताएंगे। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में बताएंगे तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, बहुत टाइम हो जाता है कि क्या है, दूरबीनें तैयार करेंगे घोस्ट पार्टिकल का पता लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये दूरबीनें क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रॉनो टेलीस्कोप ठीक का हिस्सा। ये दूरबीन आइस क्यूब न्यूट्रॉनो वेधशाला की तरह है, जो गहरे अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का पता लगा सकती है। लेकिन यह पानी में होने के बजाय अंटार्कटिका में जमी हुई बर्फ के नीचे स्थित हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनो, अच्छा न्यूट्रॉन क्या होते हैं ये भी बता दें आपको। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? बहुत छोटे कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहुत ही समान होते हैं, लेकिन उनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। वे सूक्ष्म वो परमाणुविक कण होते हैं जो शायद ही किसी चीज से संपर्क करते हैं। ठीक है, ये होते हैं कण, इनके कण का पता लगाया जा रहा है भूमध्य सागर के नीचे दूरबीनें स्थापित करके। ठीक है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये हाँ ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन लेते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छे से कराते हैं। जैसे थ्रू आउट 360 डिग्री में हम एक्सप्लेनेशन कराते हैं। आपके क्वेश्चन हमेशा वही नहीं आएंगे सेम टू से, उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन भी हम कराते चलना है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा आपको ये क्लास कैसे लग रही है, इंप्रूवमेंट क्या चाहिए।
बाकी अपने हिसाब से हम सारे क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, विद करंट अफेयर भी कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि आराम से अपने टाइम से ये हम कर ले जाएंगे, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जिस तरह से आयोग पैटर्न पूछ रहा है उस तरह से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, पीवाईक्यू को शामिल कर रहे हैं। और करंट अफेयर हम खुद से ही बनाते हैं, पीवाईक्यू विथ अपने तरह से क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको ये कैसे क्वेश्चन लगे, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, अच्छे से अच्छे कंटेंट हम तभी तैयार करेंगे जब बहुत के आप टीचर तो वो पढ़ाता है, ठीक है, टीचर का काम पढ़ाने का होता है, टीचर पढ़ाएगा, लेकिन आप ही बताइए अगर बच्चा क्लास में 1-2 बच्चे होंगे तो पढ़ाने में मन लगता है क्या टीचर के? उस टाइम पे आप भी पढ़े होंगे, टीचर बोलते थे हाँ संख्या कम है, आज आपकी छुट्टी कर दी जाती। ठीक है, जितनी ज़्यादा संख्या होगी टीचर को उतना अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आप लोग पढ़ते रहिए, बताइएगा आप लोगों की क्लास कैसी लगी। एक बच्चे ने कमेंट किया है, उसने बताया है कि हाँ क्लास बहुत अच्छी लगी और कंटिन्यू रखें। ठीक है, उस बच्चे को हम थैंक्स बोलते हैं। बच्चे शेयर कीजिए, काफ़ी बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और जोड़िए लोगों को, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को तैयार करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।